ग्रेविटेशन। ठीक है, हम लोग ग्रेविटेशन के बारे में समझेंगे, कहां कहां पे ग्रेविटेशन एक्ट करता है, किस किस फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, फॉर्मूला क्या है, उस पे बेस्ड न्यूमेरिकल कैसे सॉल्व होते हैं। तो ये सारी चीजें हम लोग आज समझने वाले हैं। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं हमारा नया चैप्टर, दैट इज ग्रेविटेशन। ठीक है बच्चों, चलो स्टार्ट करें। ये जो हमारा चैप्टर है ना ग्रेविटेशन का, देखो ग्रेविटेशन, इस दुनिया में ऐसा कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं है जहां पे ग्रेविटेशन अप्लाई नहीं होता। इस दुनिया में किसी भी दो ऑब्जेक्ट के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, कोई भी दो ऑब्जेक्ट के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स होगा ही होगा। तो ग्रेविटेशन जो है वो इस यूनिवर्स, दुनिया की हम बात क्या करें, यूनिवर्स में हर एक जगह पे ग्रेविटेशनल फोर्स है। और ग्रेविटेशनल फोर्स क्या एक्सप्लेन करती है, ग्रेविटेशनल फोर्स से क्या क्या चीजें हमें पता चलता है। देखो इस पूरी की पूरी यूनिवर्स जो है उसकी एग्जिस्टेंस ही ग्रेविटेशन के कारण, पूरे यूनिवर्स में अर्थ क्यों अपनी जगह पे है, मून क्यों अपनी जगह पे है, सन क्यों अपनी जगह पे है, इतने सारे जो भी ऑब्जेक्ट मतलब प्लैनेट्स है, डिफरेंट प्लैनेट्स है, डिफरेंट सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट जो हैं वो सारे के सारे अपनी जगह पे क्यों हैं, ये सब की सब ग्रेविटेशन के कारण। रेन ड्रॉप जो होता है वो ऊपर से नीचे क्यों आता है, दैट इज आल्सो ड्यू टू ग्रेविटेशन। रिवर में जो वाटर की मूवमेंट होती है, दैट इज आल्सो ड्यू टू ग्रेविटेशन। ग्रेविटेशन फोर्स के कारण ही अर्थ सन के चारों ओर चक्कर लगा रही है, अर्थ सन के चारों ओर चक्कर लगा रही है, तो उसके कारण जो सीजन चेंज होते हैं, दैट इज आल्सो ड्यू टू ग्रेविटेशन। ठीक है, ये सब ग्रेविटेशन के कारण। इवन जो हाई टाइड होता है सन में, इसमें सी में, या लो टाइड होता है, दैट इज आल्सो ड्यू टू ग्रेविटेशन ऑफ द मून। तो इतने सारे ग्रेविटेशन के केसेस हम लोग के पास है, हम लोग अपने अगल बगल चारों ओर, अर्थ पे जो हमारी एग्जिस्टेंस है दैट इज आल्सो ड्यू टू ग्रेविटेशन। अर्थ पे जो एटमॉस्फेयर है दैट इज आल्सो ड्यू टू ग्रेविटेशन। अगर ग्रेविटेशनल फोर्स ना हो तो अर्थ पे एटमॉस्फेयर ही नहीं होगी। तो ग्रेविटेशन के कारण ही इस पूरे के पूरे यूनिवर्स की एग्जिस्टेंस है। अगर ग्रेविटेशन ना हो तो इस अर्थ पे एग्जिस्टेंस होगी ही नहीं, इस पूरे यूनिवर्स में एग्जिस्टेंस नहीं होगी, इस यूनिवर्स की एग्जिस्टेंस नहीं होगी। ये पूरा का पूरा जो एग्जिस्टेंस आप सुन रहे हो, देख रहे हो, पढ़ रहे हो, समझ रहे हो, वो सब के सब किसके कारण है, दैट इज ऑल ड्यू टू ग्रेविटेशन। सब के सब ग्रेविटेशन के कारण। तो ग्रेविटेशनल फोर्स जो होता है दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में, वो किस किस फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। ग्रेविटेशनल फोर्स देखो, जैसे मान लो कि ये कोई दो ऑब्जेक्ट है, सपोज करो यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है और एक ऑब्जेक्ट यहाँ पे दूसरा ऑब्जेक्ट है। ये ऑब्जेक्ट M1 है और ये ऑब्जेक्ट है M2। मान लो कोई दो ऑब्जेक्ट है, तो कोई भी दो ऑब्जेक्ट के बीच में हमेशा ग्रेविटेशनल फोर्स होगा। जैसे मान लो ये दोनों पेन है, इस दोनों पेन के बीच में एक ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन फोर्स होगा। सबसे पहली चीज तो हमेशा ये याद रखिए कि ये अट्रैक्टिव फोर्स ही होगा। तो ग्रेविटेशनल फोर्स हमेशा किस तरह का फोर्स है, ग्रेविटेशनल फोर्स हमेशा एक अट्रैक्टिव फोर्स ही है। ये कभी भी रिपल्सिव फोर्स नहीं हो सकता, ये हमेशा अट्रैक्टिव फोर्स होगा। और ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में एक और चीज है जो आपको याद रखनी है, और वो क्या कि ग्रेविटेशनल फोर्स में दो ऑब्जेक्ट के बीच में किसी मीडियम से कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, किसी भी मीडियम से कोई फर्क नहीं पड़ता, मतलब इट डज नॉट डिपेंड ऑन मीडियम बिटवीन देम। इट डज नॉट डिपेंड ऑन मीडियम बिटवीन देम। इस दोनों ऑब्जेक्ट के बीच में कौन सा मीडियम है, मान लीजिए कि यहाँ पे इस दोनों के बीच में एयर है,
अगर दूसरा केस ले हम यहाँ पे, और इस दोनों के बीच में अगर मान लीजिए कि वाटर आ जाए, इस दोनों के तीसरा केस ले लें, इसके बीच में कोई माउंटेन आ जाए, फिर भी यहाँ पे इसके और इसके बीच में जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, अगर यहाँ पे F है तो यहाँ पे भी ग्रेविटेशनल फोर्स F ही होगी, और यहाँ पे भी ग्रेविटेशनल फोर्स F ही होगी। तीनों केस में ग्रेविटेशनल फोर्स F ही होगी। मतलब तीनों केस में अगर तीनों के मास सेम है, M1 M2 M1 M2, तो ग्रेविटेशनल फोर्स विल नॉट डिपेंड ऑन द मीडियम बिटवीन देम, कि उसके बीच में क्या मीडियम है, इस पे डिपेंड नहीं करेगा, मीडियम है कि नहीं है इस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ग्रेविटेशनल फोर्स इस सब फैक्टर्स पर डिपेंड नहीं करता, ग्रेविटेशनल फोर्स हमेशा होगी और सेम होगी। ठीक है, मेरे और इस पेन के बीच में भी ग्रेविटेशनल फोर्स है, मेरे और मून के बीच में भी है, इस पेन और मून के बीच में भी ग्रेविटेशनल फोर्स है, इस पेन और जुपिटर के बीच में भी ग्रेविटेशनल फोर्स है। लेकिन ग्रेविटेशनल फोर्स का हमें कहीं पे पता चलता है, कहीं पे नहीं पता चलता। इसके पीछे रीजन क्या है? जैसे मान लो इस पेन को हम यहां से छोड़ रहे हैं और ये पेन नीचे जा रही है, तो ये पेन नीचे क्यों गई? दैट इज ड्यू टू द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ। वो नीचे गई, यहां पे हमें दिख रहा है कि ये ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण नीचे जा रही है, ये हमें दिखा यहां पे। लेकिन इस पेन और इस यहां पे मून के बीच में जो ग्रेविटेशनल फोर्स है उसका हमें पता नहीं चल रहा। क्यों नहीं पता चल रहा? रीजन क्या है नहीं पता चलने के पीछे? इसलिए क्योंकि पेन और मून के बीच में जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो काफी वीक है। इस पेन और सन के बीच में भी ग्रेविटेशनल फोर्स होगा, लेकिन वो इतनी वीक है कि वो हमें पता नहीं चलता। यहाँ पे इस पेन और अर्थ के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स इतनी हाई है कि हमें यहाँ पता चल रहा है, तो हमें ये दिख रहा है कि दिस पेन इज मूविंग टुवर्ड द सेंटर ऑफ अर्थ। ठीक है, ये इधर की ओर मूव करती है, के बीच में होगा ग्रेविटेशनल फोर्स, और ग्रेविटेशनल फोर्स यूनिवर्सल होता है, इस यूनिवर्स में हर जगह पे होता है, और सब जगह पे फॉर्मूला उसका सेम ही है, कहीं पे उसका फॉर्मूला डिफर नहीं करता, हर जगह पे सेम होता है। इसलिए हम लोग यूनिवर्स, जो अभी हम लोग लॉ पढ़ने वाले हैं ग्रेविटेशनल फोर्स के, दैट इज यूनिवर्सल ग्रेविटेशन। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा है यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल। ये यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल लॉ क्या एक्सप्लेन करता है कि अगर मान लीजिए यहां पे कोई ऑब्जेक्ट है M1 और यहां पे कोई ऑब्जेक्ट है M2, अगर कोई ऑब्जेक्ट है M1 और कोई दूसरा ऑब्जेक्ट है M2, मान लीजिए कि इस ऑब्जेक्ट का मास हम मान लेते हैं M1 है, इस ऑब्जेक्ट का मास M2 है, और इसके सेंटर के बीच में दोनों की जो डिस्टेंस है सेंटर टू सेंटर, इस डिस्टेंस को हमने क्या मान लिया? D। D इज द डिस्टेंस बिटवीन that two objects, and this is center to center। हमेशा जो डिस्टेंस की मेजरमेंट करनी है वो कैसे करनी है? वो सेंटर टू सेंटर के बीच में करनी, एक सेंटर ऑब्जेक्ट की सेंटर से दूसरे ऑब्जेक्ट की सेंटर के बीच की डिस्टेंस की मेजरमेंट करनी। ये डिस्टेंस हमने मान लिया D। अब आपके स्कूल में हो सकता है इसकी जगह पे R मान लिया जाए, किसी स्कूल में X मान लिया जाए, किसी स्कूल में S मान लिया जाए, तो वो अलग अलग डिपेंड कर सकता है। बट डिस्टेंस कुछ भी मानिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, कुछ भी आप चाहो मान सकते हो। यहां पे हमने D मान लिया। ठीक है, हमेशा क्या ध्यान रखना है? डिस्टेंस जो होगा वो सेंटर टू सेंटर की मेजरमेंट होगी, हमेशा सेंटर टू सेंटर की मेजरमेंट होगी। तो फर्स्ट लॉ यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल लॉ, चूंकि ये यूनिवर्सल है मतलब हर जगह पे इस पूरी यूनिवर्स में ये सेम रहेगा, ये कहीं पे भी चेंज नहीं करेगा, इस पूरी की पूरी यूनिवर्स में ये सेम रहेगा। और ये यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल लॉ क्या है कि अगर मान लीजिए ये इसको और ये इसको दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा, तो ये इसको अगर F फोर्स से अट्रैक्ट कर रहा है तो ये भी इसको उसी F फोर्स से अट्रैक्ट करेगा। दोनों की जो फोर्स होगी सेम होगी। न्यूटन्स थर्ड लॉ हमने पढ़ा है ना कि ये इस पे जितना फोर्स लगाएगा उतना ही सेम फोर्स ये भी इस पे लगाएगा।
जो न्यूटन थर्ड लॉ है, इसका मतलब ये अगर F फोर्स अप्लाई कर रहा है तो ये भी F फोर्स अप्लाई करेगा। दोनों की जो ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन फोर्स होगी वो हमेशा सेम होगी। इसकी भी ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन फोर्स F, इसकी भी ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन फोर्स F होगी। दोनों की ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन फोर्स हमेशा सेम होगी। तो फर्स्ट लॉ क्या एक्सप्लेन करता है कि दिस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, या आप बोलो ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन फोर्स, दिस ग्रेविटेशनल attraction force is directly proportional to product of their masses, product of their masses। ये फर्स्ट लॉ है। क्या है फर्स्ट लॉ? कि दिस ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन फोर्स जो यहां पे F है, दैट F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेज। कहने का मतलब m1 into m2, this is the first law, this is the first law, m1 into m2, ये हो गया फर्स्ट लॉ। चलिए अब हम लोग सेकेंड लॉ में आते हैं। सेकेंड लॉ क्या है कि दिस ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन फोर्स is inversely proportional to square of distance। जो उस दोनों के बीच में डिस्टेंस है, डिस्टेंस बिटवीन देम जो है उसके स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। कहने का मतलब कि दिस F इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू जो भी उसके बीच का डिस्टेंस है d, जैसे हमने यहां पे लिया है, तो उस d स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। इसका मतलब कि अगर d की वैल्यू बढ़ेगी तो f की वैल्यू घट जाएगी। मतलब अगर इस दोनों के बीच में डिस्टेंस बढ़ जाएगी, इस दोनों के बीच में डिस्टेंस बढ़ जाएगी तो यहाँ पे जो ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन फोर्स है दैट विल डिक्रीज। ठीक है, अगर ये दोनों ऑब्जेक्ट जितना पास पास में होगा, जैसे अभी मैं बता रहा था ना, इस पेन और मून के बीच में भी ग्रेविटेशनल फोर्स है, लेकिन ये मून की तरफ जाता हुआ नहीं दिखता, लेकिन ये अर्थ की तरफ आता हुआ दिख रहा है। क्यों दिख रहा है? क्योंकि यहाँ पे डिस्टेंस बहुत कम है, इसकी डिस्टेंस अर्थ से बहुत कम है, तो ये अर्थ की तरफ जाता हुआ दिख रहा है, लेकिन ये मून की तरफ जाता हुआ नहीं दिख रहा है। ऑल्दो ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन फोर्स वहां पे भी है। क्यों? क्योंकि वहां पे डिस्टेंस ज्यादा है, मून से इसकी डिस्टेंस ज्यादा है, यहाँ पे अर्थ से इसकी डिस्टेंस कम है, तो ये अर्थ की तरफ जाता हुआ दिख रहा है। तो यहाँ पे डिस्टेंस जो दोनों के बीच में डिस्टेंस है, उस डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। मतलब डिस्टेंस जितनी कम होगी ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन फोर्स उतनी ही ज्यादा। ये दो फैक्टर्स होते हैं। दिस इज फैक्टर नंबर 1, दिस इज प्रिंसिपल 1, थियरी 1। इस दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस के स्क्वायर से इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो। मतलब डिस्टेंस बढ़ेगा तो फोर्स घट जाएगा, डिस्टेंस कम होगा तो फोर्स बढ़ जाएगा। जितना ऑब्जेक्ट नजदीक होगा उसके बीच में ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन फोर्स उतनी ही हाई होगी, और जितना दूर होगा ग्रेविटेशनल इनवर्सली प्रोपोर्शनल। डायरेक्टली और इनवर्सली प्रोपोर्शनल आपने पढ़ाई है, क्लास 8 में आपका एक पूरा टॉपिक था ना, डायरेक्टली और इनवर्सली प्रोपोर्शनल, ये वही है। इनवर्सली प्रोपोर्शनल मतलब अगर ये बढ़ेगा तो ये घटेगा, ये घटेगा तो ये बढ़ेगा। ठीक है, वही मतलब होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल का। तो अब हम इस दोनों थियरी को अगर इंक्लूड कर दें बाय थियरी 1 एंड 2, इस दोनों को अगर हम इंक्लूड कर दें तो यहां पे क्या बनेगा? F विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 इंटू m2 डिवाइडेड बाय d। ठीक है, ये हमारा आ गया इस दोनों को कंबाइन करने से, फर्स्ट लॉ और सेकंड लॉ को कंबाइन करने से। F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके हो गया? m1 इंटू m2 डिवाइडेड बाय d स्क्वायर। अब यहां पे साइन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी को हटाने के लिए, अगर हमें इक्वेट करना होता है, साइन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी को हटाना होता है, तो जहां पे भी हमें इस साइन को हटाना होगा वहां पे हम एक कांस्टेंट लेके आएंगे, लेके आते हैं ना। जहां पे भी साइन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी को हटाना होता है तो उसको हम वहां पे इक्वेट करने के लिए कांस्टेंट लेके आते हैं, जो इससे पहले वाले चैप्टर में भी हमने देखा था।
उसी तरह से यहां पे भी एक कांस्टेंट लेकर के आएंगे और यहां का जो कांस्टेंट होगा वो होगा कैपिटल जी, ठीक है, जी इंटू m1 इंटू m2 डिवाइडेड बाय v स्क्वायर, g इंटू m1 इंटू m2 डिवाइडेड बाय d स्क्वायर। तो ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन फोर्स का फॉर्मूला क्या आ गया हमारे पास? ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन फोर्स का फॉर्मूला आ गया F इज इक्वल टू कैपिटल G इंटू m1 इंटू m2 डिवाइडेड बाय d स्क्वायर। ये आ गया ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन फोर्स का फॉर्मूला। अब यहां पे ये G जो है, ये G है क्या? अगर आपसे पूछा जाए ये G क्या है, आप इस G को कैसे बोलोगे? दिस इज यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ये यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है। और कैपिटल जी की जो वैल्यू निकाली गई है, जो हम एक्सपेरिमेंटली साइंटिस्ट ने फाइंड आउट करके निकाली है इस कैपिटल जी की वैल्यू, वो कैपिटल जी की वैल्यू निकाली गई है 6.67 इंटू 10 टू द पावर -11। ये इस कैपिटल जी की जो इस कांस्टेंट है, देखो ये कांस्टेंट पूरी यूनिवर्स के लिए कांस्टेंट है। इस कांस्टेंट के नाम में देखो क्या लगा हुआ है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। मतलब क्या, ये इस पूरी यूनिवर्स के लिए कांस्टेंट होगा, चाहे अर्थ पे मेजरमेंट करो, चाहे मून पे मेजरमेंट करो, चाहे आप कहीं पे भी जुपिटर पे मेजरमेंट करो, हर जगह पे इस कांस्टेंट की वैल्यू यही होगी 6.67 इंटू 10 टू द पावर -11। ठीक है, जैसे आप इससे पहले वाले चैप्टर में जो कांस्टेंट था उसमें देखा था ना आपने, कांस्टेंट की वैल्यू 1 आ रही थी, यहां के कांस्टेंट की वैल्यू क्या होगी? 6.67 इंटू 10 टू द पावर -11 यहां के कांस्टेंट की वैल्यू। ठीक है, अब इस कांस्टेंट की अगर आपसे मान लीजिए एसआई यूनिट पूछी जाए कि इस कांस्टेंट की, ये जो जी है, इस जी की एसआई यूनिट क्या होगी? क्योंकि ये भी तो एक यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट हो गया, तो ये एक फिजिकल फैक्टर हो गया, फिजिकल फैक्टर हो गया, तो इसका एसआई यूनिट क्या होगा? देखिए एसआई यूनिट क्या होगा, यहां पे समझो इसको, एसआई यूनिट ऑफ कैपिटल जी। देखो कैपिटल जी अलग चीज होता है, स्मॉल जी अलग होता है। कैपिटल जी तो ये हो गया यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। आप इसी चैप्टर में जब हम आगे आएंगे तो देखोगे स्मॉल जी से जब हम डिनोट करते हैं तो दैट इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ठीक है, दैट इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। स्मॉल जी अलग है, दैट इज एक्सेलरेशन, जो अर्थ की एक्सेलरेशन के कारण, जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की हम बात करते हैं। लेकिन यहाँ पे जो कैपिटल जी है वो अलग चीज है, और वो क्या है? दैट इज यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू फिक्स्ड होती है। तो अब हम निकालते हैं एसआई यूनिट ऑफ कैपिटल जी क्या होगा। देखिए फोर्स इज इक्वल टू क्या है? कैपिटल जी इंटू m1 इंटू m2 डिवाइडेड बाय d स्क्वायर। ये हो गया कैपिटल जी की वैल्यू, मतलब ये हो गया फोर्स की वैल्यू। अब फोर्स की यूनिट क्या होती है? न्यूटन, एन से डिनोट करते हैं हम लोग फोर्स की, न्यूटन। हमें निकालना क्या है? इस कैपिटल जी की एसआई यूनिट निकालनी है, कैपिटल जी इंटू मास 1 इंटू मास 2। मास 1 किलोग्राम, मास 2 किलोग्राम, दोनों किलोग्राम इंटू किलोग्राम कितना हो गया? किलोग्राम स्क्वायर। देखो क्या लिखा हमने, फोर्स के लिए न्यूटन। हम निकाल क्या रहे हैं अभी? हम निकाल रहे हैं कैपिटल जी की एसआई यूनिट क्या होगी। तो हम बाकी सबकी एसआई यूनिट यहां पुट कर दें। फोर्स की एसआई यूनिट न्यूटन हो गई, कैपिटल जी मास 1 इंटू मास 2 किलोग्राम इंटू किलोग्राम, किलोग्राम स्क्वायर, डिवाइडेड बाय डिस्टेंस स्क्वायर। डिस्टेंस स्क्वायर क्या है? डिस्टेंस, डिस्टेंस की एसआई यूनिट क्या होती है? मीटर होती है डिस्टेंस की एसआई यूनिट। तो यहां पे क्या हो जाएगा? मीटर स्क्वायर। तो कैपिटल जी की एसआई यूनिट निकालिए, क्या हो जाएगा? इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू जी इंटू केजी स्क्वायर। अब जी की वैल्यू यहां से क्या आ जाएगी? न्यूटन मीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाय केजी स्क्वायर। तो जी की एसआई यूनिट क्या आ गई? न्यूटन मीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाय केजी स्क्वायर। ये आ गई इसकी एसआई यूनिट। इस जगह पे लिख दें न्यूटन मीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाय केजी स्क्वायर, एसआई यूनिट।
तो कैपिटल जी जो है इसकी वैल्यू हमेशा कांस्टेंट रहेगी और इसकी वैल्यू हमेशा कितनी रहेगी 6.67 इंटू 10 टू द पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाय केजी स्क्वायर। ये जो फॉर्मूला है ना, ये फॉर्मूला, इसी फॉर्मूला से हम लोग डिस्टेंस भी निकालते हैं। इसी फॉर्मूला से आप जो है जैसे जुपिटर कितनी डिस्टेंस पे है, मार्स कितनी डिस्टेंस पे है, प्लूटो का साइज क्या है, उसके जो मून है उस मून का साइज क्या है, मतलब जो भी जिस भी प्लैनेट के मून है उस मून का साइज क्या है, ये सब चीजें हम लोग इसी से निकालते हैं। ये फॉर्मूला काफी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। कैलेस्टियल्स ऑब्जेक्ट में जितने भी ऑब्जेक्ट हैं हर ऑब्जेक्ट को इसी फॉर्मूला से कैलकुलेट किया जाता है। काफी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ठीक है। तो अब हम इस फॉर्मूला का न्यूमेरिकल एस्पेक्ट्स देखेंगे। इस फॉर्मूला पे बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल कैलकुलेट ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 1 kg lying on surface of earth if mass of earth is 6 into 10 to the power 24 kg and radius of earth is 6400 किलोमीटर। वैल्यू ऑफ जी दे रखा है 6.67 इंटू 10 टू द पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, ये वैल्यू दे रखी है। चलिए कैलकुलेट करें। इसको मैं कैलकुलेट करके दिखाता हूं, मैं आप लोग को कैलकुलेट करके दिखाता हूं। आप लोग इसका पहले तरीका समझ जाइए कि कैसे कैलकुलेट किया जाता है, फिर उसके बाद जो है आप क्या करना, इसके बाद के क्वेश्चंस को आप खुद से सॉल्व करना। पहले आप इसको कैलकुलेट करने का तरीका, आपको क्या क्या दिया हुआ है, मास ऑफ ऑब्जेक्ट दे रखा है 1 kg, मास ऑफ ऑब्जेक्ट इज 1 kg। मास ऑफ अर्थ कितना दे रखा है 6 इंटू 10 टू द पावर 24 kg। रेडियस ऑफ अर्थ दे रखा है, रेडियस ऑफ अर्थ इज 6400 किलोमीटर। 6400 किलोमीटर का मतलब में कन्वर्ट करोगे तो क्या करोगे, मीटर, किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा 6 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 इतना मीटर। अब इतने मीटर को अगर 10 के पावर्स में लिखें तो 6.4 इंटू 10 टू द पावर, देखो पॉइंट यहां पे लगाया था हमने, 1 2 3 4 5 6 10 टू द पावर 6 मीटर। ये हो गया रेडियस ऑफ अर्थ। जी की वैल्यू दे ही रखी है, आपको निकालना क्या है, फोर्स निकालना है। फॉर्मूला क्या होगा, फोर्स का फॉर्मूला हो जाएगा कैपिटल जी इंटू मास ऑफ अर्थ इंटू मास ऑफ ऑब्जेक्ट डिवाइडेड बाय रेडियस ऑफ अर्थ का स्क्वायर। क्योंकि अर्थ पे रखा हुआ है, अर्थ पे रखा हुआ है ना, ये ऐसे है और अर्थ के सरफेस पे ये रखा हुआ है, ये डिस्टेंस क्या हो जाएगा, ये डिस्टेंस हो जाएगा रेडियस ऑफ अर्थ हो जाएगा, ठीक है। तो ये डिस्टेंस हो गया रेडियस ऑफ अर्थ। फोर्स इज इक्वल टू कैपिटल जी इंटू मास ऑफ अर्थ इंटू मास ऑफ ऑब्जेक्ट डिवाइडेड बाय आर ई का स्क्वायर। चलिए अब हम इसकी वैल्यू निकालें। कैपिटल जी 6.67 इंटू 10 टू द पावर -11 इंटू मास ऑफ अर्थ, मास ऑफ अर्थ कितना दिया हुआ है दिस वन, 6 इंटू 10 टू द पावर 24 इंटू मास ऑफ ऑब्जेक्ट 1 डिवाइडेड बाय रेडियस ऑफ अर्थ, रेडियस ऑफ अर्थ ये रहा 6.4 इंटू 10 टू द पावर 6 का स्क्वायर। अब इसको हमें कैलकुलेट करना है, कैसे कैलकुलेट करेंगे, देखो कैसे करेंगे। आप ये सारे टर्म्स को एक साथ ले आओ पहले, 6.67 इंटू 6 इंटू 10 टू द पावर -11, 10 के जो पावर्स हैं जहां जहां पे, यहाँ पे हैं, यहाँ पे हैं, सबको एक साथ ले आओ, -11 प्लस 24। यहाँ पे देखो 6.4 का स्क्वायर कितना हो गया, 6.4 इंटू 6.4, 10 टू द पावर 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 10 टू द पावर 6 का स्क्वायर कितना होगा, 10 टू द पावर 12,
10 टू द पावर 12, इस 12 को ऊपर लेके आ जाओगे तो माइनस हो गया, तो ये हो जाएगा -12। ठीक है, तो ये वैल्यू आ गई। अब हम यहां पे कैसे कैसे किए, 6.67 ये रहा, 6 ये रहा, जो 10 के पावर्स है 10 के पावर्स को हमने एक साथ ले लिया, 6.4 इंटू 6.4 इंटू 6 10 टू द पावर 6 का स्क्वायर, तो 6 10 टू द पावर 6 का स्क्वायर कितना होगा, 12 होगा, ऊपर लेके आए तो -12 हो गया। अब इसको आप पहले कैलकुलेट कर लो, तो फोर्स की वैल्यू क्या आ गई, 0.977 आएगी इसकी वैल्यू, इतने की वैल्यू 0.977। अब यहां पे इंटू 10, तो फोर्स इज इक्वल टू क्या हो गया, 9.77 न्यूटन। आप एक बार देख लो, कहीं किसी को कोई कंफ्यूजन हो कैसे कैसे सॉल्व किया गया है तो पूछ लेना आप एक बार, क्योंकि अब इसके आगे के क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने हैं कैसे कैसे। देखो आपको यहां से कॉम्प्लिकेटेड लग सकता है, तो हमने क्या किया, 10 के पावर्स को अलग कर दिया है, बाकी डिजिट्स को अलग कर दिया, तो इतने डिजिट को तो डिवाइड किया जा सकता है, बस इसको मल्टीप्लाई करके इसको मल्टीप्लाई कर डिवाइड कर देना, इतने डिजिट को तो कर ही सकते हैं हम लोग। तो 10 के पावर्स को हमेशा अलग कर लीजिएगा, और हमेशा यूनिट कन्वर्जन करना मत भूलिएगा, जैसे ये किलोमीटर में गिवन था तो मीटर में हमने कन्वर्ट किया, ये सब यूनिट कन्वर्जन जरूर होनी चाहिए, यूनिट कन्वर्जन नहीं होगा तो फिर जो है वो कन्वर्जन नहीं हो, मतलब वो सॉल्यूशन नहीं बन पाएगा उसका। ठीक है, चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द मास ऑफ अर्थ इज दिस वन 6 into 10 to the power 24 kg and that of moon is this one 7.4 into 10 to the power 22 kg. If the distance between earth and moon is 3.84 into 10 to the power 5 किलोमीटर, find the force of attraction between them, मतलब अर्थ और मून के बीच का ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन फोर्स निकालना है। जी की वैल्यू दे रखी है 6.67 इंटू 10 टू द पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, ये दे रखी है जी की वैल्यू। चलिए कैलकुलेट कर मैं अब सॉल्व करता हूं। देखिए मास ऑफ अर्थ 6 into 10 to the power 24 kg, mass of moon 7.4 into 10 to the power 22 kg, distance मतलब d 3.84 into 10 to the power 5 है, 3 से 10 to the power 3 से मल्टीप्लाई करेंगे मीटर में कन्वर्ट करने के लिए, तो 3.84 into 10 to the power 8 मीटर आ गया। जी की वैल्यू गिवन है, फोर्स निकाल लीजिए, कैपिटल जी इंटू मास ऑफ अर्थ इंटू मास ऑफ मून डिवाइडेड बाय डिस्टेंस का स्क्वायर। ठीक है, F इज इक्वल टू कैपिटल जी 6.67 इंटू 10 टू द पावर -11 इंटू मास ऑफ अर्थ 6 इंटू 10 टू द पावर 24 इंटू मास ऑफ मून 7.4 into 10 to the power 22 divided by d square, तो d square हो गया 3.84 into 10 to the power 8 का, बिल्कुल सही आंसर है। तो ये हो गई g की वैल्यू, ये हो गई मास ऑफ अर्थ मास ऑफ मून डिवाइडेड बाय d स्क्वायर। तो दिस फोर्स इज इक्वल टू 6.67, ये हो गया इंटू 6 इंटू 7.4 इंटू 6 इंटू 7.4 डिवाइडेड बाय 3.84 का स्क्वायर, 3.84 इंटू 3.84। अब 10 बाकी सब 10 के पावर्स में है, तो 10 के पावर्स को एक साथ ले आइए। सबसे पहला हो गया 10 टू द पावर -11, उसके बाद क्या है 24 प्लस 24, तीसरा क्या है प्लस 22 प्लस 22, ये कितना आ जाएगा 10 टू द पावर 16,
अब ये 10 टू द पावर 16 जो है ऊपर जाएगा तो हो जाएगा -16 -16। अब इसको आपको कैलकुलेट करना है, इसको आपको कैलकुलेट करना है। यहां पे जो वैल्यूज आएगी कितनी होगी, 46 माइनस 27। 46 ये 46 हो गया दोनों, और ये दोनों 27 हो गया। 46 माइनस 27 कितना हो गया, 90। अब इसको हम अलग कैलकुलेट कर लेंगे, और यहाँ पे 10 टू द पावर 19 हो चुका है इसकी वैल्यू। इसको आपको कैलकुलेट करना है, इतने को आपको कैलकुलेट करके अलग निकालना है। इसकी वैल्यू हो जाएगी 20.1 और इसकी वैल्यू हो गई 10 टू द पावर 19। इतना न्यूटन आ जाएगा। ये सब एक्चुअल वैल्यूज है, ये सारी की सारी वैल्यूज एक्चुअल वैल्यू है जो अर्थ और मून के बीच में ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन फोर्स लगेगी। ये सारी की सारी वैल्यूज एक्चुअल वैल्यूज है, ठीक है। जितनी भी वैल्यूज हम लोग इससे पहले भी जो क्वेश्चन पढ़े थे वो भी एक्चुअल था, ये जो क्वेश्चन है ये भी एक्चुअल वैल्यूज पे बेस्ड है। इफ द डिस्टेंस between two masses m1 and m2, if the distance between two masses m1 and m2 is tripled, attraction force, find the new gravitational attraction force between that two masses. Find the new gravitational attraction force between that two masses. ये क्वेश्चन है हमारा। क्वेश्चन का मतलब समझ लीजिए, जैसे मान लीजिए ये m1 मास है और ये m2 मास है। इस दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है, मान लेते हैं कि यहां पे डिस्टेंस है d, ये हमारा केस 1 है। केस 1 में इस दोनों के बीच में डिस्टेंस है d। सेकंड केस यहां पे ये बताया है, केस 2, कि जैसे मान लीजिए ये मास है m1 और इसके बीच की डिस्टेंस को कितने हमने बढ़ा दिया, 3 टाइम्स बढ़ा दिया। तो जैसे ये मास है m1 और ये मास m2, इसके बीच की डिस्टेंस को हमने कर दिया अब 3d। तो अगर यहां पे फोर्स पहले F थी, मान लीजिए कि पहले की फोर्स यहां पे F थी, यहां पे जो न्यू फोर्स होगी वो कितनी होगी। पहले यहां की फोर्स अगर F मान लेते हैं, तो नई ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन फोर्स यहां के केस में, देखो यहां पे देखो, जिस बच्चे को समझ में नहीं आया वो बच्चे ध्यान दो इधर। यहां पे ग्रेविटेशनल फोर्स जो है दैट इज G इंटू m1 इंटू m2 डिवाइडेड बाय d। लक्षित आंसर गलत है तुम्हारा। न्यू ग्रेविटेशनल फोर्स यहां पे जो होगी G इंटू m1 इंटू m2 डिवाइडेड बाय 3d स्क्वायर। यहां पे डिस्टेंस d था तो d स्क्वायर, यहां पे डिस्टेंस 3d है तो 3d स्क्वायर। तो फोर्स, न्यू फोर्स हो जाएगी G इंटू m1 इंटू m2 डिवाइडेड बाय 9d स्क्वायर हो गया। हाँ 9d स्क्वायर हो गया, बिल्कुल अब सही हुआ। तो अब आप क्या करो, न्यू फोर्स कितनी आ जाएगी। अब आप क्या करो, इसमें से एक काम करो कि 1/9 वैल्यू, जो न्यूमेरिक वैल्यू है ना वो अलग कर लो, बाकी की जो टर्म्स है वो अलग कर लो। इस तरह के क्वेश्चंस में ये काम करना आपको बहुत अच्छा, मतलब इससे कैलकुलेशन करना बहुत आसान हो जाएगा।
जी m1 m2 डिवाइडेड बाय डी स्क्वायर, और ये 1/9 हमने अलग कर दिया। अब ये जो पूरा का पूरा टर्म है, यहां पे आप देखो तो ये पूरा टर्म यहां पे है, ये क्या है, f है ना, ये पूरा का पूरा टर्म f है। तो न्यू फोर्स क्या हो जाएगी, न्यू फोर्स विल बी F/9। आप लोग इसको रिवाइज करो, प्रैक्टिस करो, ठीक है बच्चों। तो आज की क्लास में हम लोग यहीं तक रखेंगे, इसकी आप लोग प्रैक्टिस करें। ओके बच्चों, बाय बाय।